आर्थिक समीक्षा 2020-21 राजस्थान सरकार। दोस्तों ये हम पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये इकोनॉमिक रिव्यू जो है वो क्या होता है, आर्थिक समीक्षा क्या होती है। दोस्तों उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका परिवार आज से 1 साल पहले तक, ये लाइन जो है वो आज को डिनोट कर रही है, और इससे 1 साल पहले तक आपके परिवार ने क्या क्या खर्च किया, कितनी इनकम हुई, ये सब अगर ब्यौरा बनाएंगे तो वो कहलाएगी आपके परिवार की आर्थिक समीक्षा। यानी आपके परिवार की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति को दर्शाने के लिए जो डाटा बनाया जाएगा उसको कहा जाएगा आर्थिक समीक्षा। ऐसे ही राजस्थान सरकार ने पिछले 1 साल में क्या क्या किया है आर्थिक मोर्चे पर, उन सब का जो ब्यौरा होता है वो सरकार अपनी ओर से जारी करती है और उसे कहा जाता है आर्थिक समीक्षा। अब देखिए, जो आर्थिक समीक्षा होती है वो पिछले 1 साल की होती है, और बजट जो होता है आने वाले 1 साल का होता है। बात समझ में आ रही है कि आज से 1 साल पहले तक सरकार ने क्या किया, ये कहलाती है आपकी आर्थिक समीक्षा, और आने वाले 1 साल में सरकार क्या करेगी ये कहलाता है आपका बजट। यानी बजट भविष्य की बातों को बताता है और आर्थिक समीक्षा भूतकाल की बातों को बताती है। अब देखिए, आर्थिक समीक्षा, अगर मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी 2021 में, तो आप बताइए कि आर्थिक समीक्षा का वर्ष क्या होगा, 2020। चूंकि हमारे फाइनेंशियल ईयर चलता है इसलिए हमारे हो जाएगा 2020-21। अब बजट चूंकि आने वाले 1 साल का ब्यौरा है, तो आने वाला 1 साल कौन सा हो जाएगा, 2021 तो पूरा का पूरा, और कुछ 2022 का टुकड़ा, यानी कि 31 मार्च तक 2022 तक। यानी बजट का ईयर क्या हो जाएगा 2021-22 जो हाल ही में सरकार ने रखा है, और आर्थिक समीक्षा का ईयर क्या हो जाएगा 2020-21। अधिकांश विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा उठता है कि क्या आर्थिक समीक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है तो क्यों है, और अगर रियल में महत्वपूर्ण है तो फिर इसको पढ़ा कैसे जाए। तो उसके बारे में आप देखिए, 30 सेकंड में मैं आपको बताता हूँ। आर्थिक समीक्षा आरएस से लेकर के पटवारी तक के जितने भी एग्ज़ाम राजस्थान में होते हैं, राजस्थान लेवल की वैकेंसी में होते हैं, जयन, ग्राम सेवक, छात्रावास अधीक्षक, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आर्थिक समीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनका सिलेबस उठाइए आपकी एग्ज़ाम का, और अगर आपके सिलेबस में 2 शब्द लिखे हुए हैं या 2 में से कोई एक शब्द लिखा हुआ है तो आपको आर्थिक समीक्षा बहुत ज़रूरी है पढ़ना। पहला शब्द करंट अफेयर्स, अगर आपके शब्द में लिखे हुए हैं सिलेबस में तो आपको आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरी बात, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था अगर आपके सिलेबस में है तो आपको आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब राजस्थान की लगभग हर एग्जाम में आर्थिक समीक्षा पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए कि आर्थिक समीक्षा तो 267 पेज की है, और बहुत ही इसकी भाषा बहुत ज़्यादा कठिन है। तो सर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ या पढ़ नहीं पाती हूँ, तो क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए ये किया जाए कि कोई शॉर्ट या संक्षिप्त कोई अगर विवरण मिल जाए तो उसको देख लिया जाए, जहाँ से आपके 10 के अगर क्वेश्चन आते हैं आर्थिक समीक्षा में से तो लगभग 9 ठीक हो जाए, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यहाँ से ठीक हो जाए। उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि 10 में से 10 क्वेश्चन अगर आर्थिक समीक्षा से आते हैं तो आपके 9 क्वेश्चन तो इस वीडियो से हो जाएंगे, इस वीडियो सीरीज से हो जाएंगे। इसके बाद में कुछ आंकड़े आपको आर्थिक समीक्षा में मिलेंगे। आंकड़े दोस्तों याद रखिए कि आंकड़ों से घबराना नहीं है। पहली बार में आप देखेंगे याद नहीं होंगे, किसी को याद नहीं होते, मुझे भी याद नहीं होते हैं। आप इसको बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार वीडियोस को देखेंगे, बार बार इनको लिख लिख के प्रयास करेंगे तो आपको आंकड़े याद हो जाएंगे। और लास्ट में जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो मैं एक एमसीक्यू की सीरीज़ बनाऊंगा, तो उस एमसीक्यू की सीरीज़ के द्वारा भी आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न आर्थिक समीक्षा में बहुत ही बेसिक प्रश्न है। पहला कि आर्थिक समीक्षा को जारी कौन करता है। अब आप कहेंगे कि सर
कैसी बातें कर रहे हो? राजस्थान सरकार जारी करेगी, राजस्थान में है। राजस्थान सरकार का कौन सा अंग जारी करता है? उसका नाम है, उस विभाग का नाम है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। रट लीजिए। लोग वित्त विभाग में कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये वित्त विभाग जो है वित्त का काम करता है, इसलिए हो सकता है कि ये जारी करे, है ना। तो आप याद रखिए, वित्त विभाग इसका आंसर नहीं होगा। कौन जारी करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। ये निदेशालय बना रखा है, इन लोगों का साल भर का यही काम होता है कि डाटा का कलेक्शन करो, कोई योजना का कलेक्शन करो कि क्या क्या कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, क्या क्या प्रगति हुई है। इसका काम ही यही होता है। कई प्रकार की रिपोर्टें ये पब्लिश करता है। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय सर ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो ज़्यादा पूछेंगे नहीं। अभी एएसओ की जो वैकेंसी आई थी ये सब इसी डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब हालांकि तो डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसी के लगभग जैसी ही थी, काम ऐसा ही था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दोस्तों आर्थिक समीक्षा, आपको पता लग गया कि ये 2020-21 की लेटेस्ट एकदम आर्थिक समीक्षा है। दोस्तों आर्थिक समीक्षा को पढ़ने से पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट अपन समझते हैं। 3 टर्म आपको समझनी होगी। 3 टर्म आपको समझनी होगी। एक तो सर जीडीपी क्या होती है। अगर आपको आता है तो आप थोड़ा स्किप कर लीजिएगा, 30 से 40 सेकंड आपको आगे पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। सर जीडीपी क्या होती है। दूसरी बात, सर ये स्थिर कीमतें क्या होती है। स्थिर कीमतों पर कई बार हम पढ़ते हैं कि स्थिर कीमतों पर, सर ये प्रचलित कीमतों पर क्या होता है। ये प्रचलित कीमतों पर, ये शब्द आपको बार बार बहुत परेशान करेंगे, इसलिए मैं इनको यहीं समझा दे रहा हूँ। धैर्य रख के इसको सुन लीजिए, आपको आगे दिक्कत होगी, आप वापस आके फिर इसको पढ़ेंगे नहीं तो। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी एक पेन की फैक्ट्री है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरी एक पेन बनाने की फैक्ट्री है। मेरी फैक्ट्री में इस वर्ष मैंने 10 लाख पेन का उत्पादन किया है। कितने पेन का उत्पादन किया है? 10 लाख पेन मैंने उत्पादित कर लिए हैं। लेकिन आज के 10 साल पहले यानी 2011-12 में मेरे एक पेन का मूल्य, ध्यान रखना, एक पेन का मूल्य कितना था? 5 रुपये। कितना था? 5 रुपये। तो बताओ कि 10 लाख पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? सर 50 लाख रुपए हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो 2011-12 यानी 10 साल पहले की अगर कीमत लगाऊं, ये उत्पादन तो मेरे को आज हुआ है, इस साल हुआ है, लेकिन अगर मैं 2010 साल पहले की कीमत की बात करूं तो मेरे पेन का मूल्य कितना था उस समय? 5 रुपये। उसके हिसाब से मेरे पेनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 50 लाख रुपए। अब चूंकि मैंने पुराने अनुमान लिए हैं इसलिए इसको कहते हैं स्थिर कीमतें। स्थिर कीमतें, स्थिर कीमतें। सर अभी भी नहीं समझे। उदाहरण के लिए मान लीजिए इन पेनों की संख्या का उत्पादन अगले साल बढ़कर के 15 लाख हो जाएगा, तो भी एक पेन की कीमत तो 2011 में 11-12 में 5 रुपये ही रहने वाली है, क्योंकि वो तो बीत गया और बीत गई जो चीज़ फिक्स हो जाती है तो 5 रुपये तो फिक्स रहेंगे ना, इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। इस प्रकार की स्थिर कीमत यानी कि अगर किसी चीज़ की गणना किसी पुरानी कीमत के आधार पर की जाए तो उसको क्या कहा जाता है? स्थिर कीमतों पर अध्ययन। ठीक है। दूसरा है प्रचलित कीमतों पर अध्ययन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। मैंने वही उदाहरण में वापस लेता हूँ कि मेरी पेन की फैक्ट्री में इस वर्ष कितने पेनों का उत्पादन मैंने किया? 10 लाख पेन का उत्पादन किया, और आज मेरे पेन की एक पेन की कीमत है 10 रुपये। जाहिर सी बात है कि जब 10 साल पहले 5 रुपये थी तो आज बढ़कर के महंगाई के हिसाब से 10 रुपये होनी चाहिए। आज मेरे पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो आज मेरी टोटल फैक्ट्री की कमाई कितनी होगी, या फैक्ट्री में मैंने कितने रुपए का उत्पादन किया? 10 और 10 100 लाख रुपए का मैंने उत्पादन किया, लगभग 1 करोड़ रुपए का मैंने उत्पादन किया। तो ये 100 लाख रुपए मेरी फैक्ट्री की क्या कहलाएंगे? जीडीपी। क्या कहलाएंगे? जीडीपी। ऐसे ही हमने पहले देखा था, स्थिर कीमत पर हमने कितना उत्पादन किया था? 50 लाख का। तो ये भी 50 लाख क्या कहलाएगा? जीडीपी। क्या कहलाएगा? किसका? फैक्ट्री का जीडीपी।
समझ में आ गई बात। लेकिन ये 50 लाख जो था वो जीडीपी स्थिर कीमत पे होगा, और ये 100 लाख जो जीडीपी था वो किस पे होगा, प्रचलित कीमतों पर होगा। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती है कि स्थिर कीमतें जो होती है, स्थिर कीमत पर जीडीपी और प्रचलित कीमत पर जीडीपी। अब आप बताइए कि कौन सी कीमत ज़्यादा होती है। ऑब्वियस बात है कि प्रचलित कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अब देखिए हमारे जो राज्य है, हमारा राजस्थान राज्य, रंगीलो राजस्थान, इस राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अभी तक मैंने बात करी थी जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद। अब चूंकि ये राज्य का उत्पाद है इसलिए इसके बीच में क्या लगा दिया शब्द, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो अगर अपन राज्य की आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तो आपको लिखा आएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी को ही राजस्थान की आय कहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की आय बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि राजस्थान की आय सर मैं दो प्रकार से बताऊंगा। एक तो स्थिर कीमतों पर, यानी पहले की कीमत पे क्या आय है। अगर पहले की बात करें कि 10 साल पहले अगर राजस्थान होता और प्रोडक्शन आज की जितना होता तो क्या आय रहेगी, वो कहलाएगी स्थिर कीमतों पर। और वर्तमान की कीमतों पर यानी प्रचलित कीमतों पर आय। तो दो प्रकार की जीडीपी हो जाती है, दो प्रकार की जीएसडीपी हो जाती है। अब देखिए स्थिर कीमतों पर आय। अब स्थिर कीमतों पर आय निकालने के लिए एक वर्ष फिक्स करना होगा, यानी 2011-12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जीडीपी का आधार वर्ष क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे, 2011-12। ये दूसरा प्रश्न है आपका, यहाँ से दूसरा प्रश्न बन गया है। ठीक है, तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी कितना है, जीएसडीपी कितना राजस्थान का, 6,43,202 करोड़ रुपए। यानी राजस्थान के सारे निवासियों ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया है, 6,43,222 करोड़ रुपए एक साल में प्रोडक्शन किया है। इतना समझ में आ गई बात। ये किस पे है, स्थिर कीमतों पर। अब प्रचलित कीमतों पर क्या है, प्रचलित कीमतों पर राज्य की आय कितनी, राज्य का जीडीपी कितना है। मैंने बताया था वो ज़्यादा ही रहेगा, कंफर्म बात है ना। प्रचलित कीमतें ज़्यादा ही रहेगी। तो 9,57,912 करोड़ रुपए का जीएसडीपी है किस पर, प्रचलित कीमतों पर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो आपको यहाँ से 3 प्रश्न मिलेंगे आपको इस स्लाइड से, 3 नहीं 4 प्रश्न मिलेंगे। पहला तो राज्य की आय किसे कहते हैं, जीएसडीपी को कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्थिर कीमतों, मतलब राजस्थान की जो आधार वर्ष लिया गया वो क्या लिया गया है, जीडीपी का 2011-12। और आय कितनी है, 6,43,222 करोड़ रुपए। और प्रचलित कीमतों पर कितनी है, 9,57,912 करोड़ रुपए। ये आपको रटना होगा, अनफॉर्चुनेटली रटना होगा, सत्य बात है। इसको आप 10 एक बार पढ़ेंगे ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रट के रखिएगा। और ध्यान रखिएगा मेरे वीडियो में अगर कोई आंकड़ा मिल रहा है तो मैं इसको बहुत छांट करके लिखता हूँ, है ना। इनको सारे को रटना है। आप उसमें अगर देखेंगे किताब में तो बहुत सारे आंकड़े आपको मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको मत देखिएगा, आप इस वीडियो को देखिए और बस मज़े कीजिए। अच्छा एक चीज़ और बताइए, मान के चलिए कि आपके परिवार ने गई साल 10 लाख रुपए टोटल कमाए। आपके परिवार में जितने भी सदस्य थे सबने कितने रुपए कमाए गए साल। गए साल का मतलब कोरोना से पहले वाले साल में कितने रुपए कमाए, 10 लाख। तो बताओ कोरोना में कितने रुपए कमाए होंगे, लगभग 7 लाख, यानी 10 लाख से तो कम ही होंगे ना। भले ही कैसा ही व्यक्ति होगा उसकी इनकम तो घटी है कोरोना की वजह से, ऐसे ही हमारे राज्य की भी इनकम घटी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्य का जीएसडीपी इस बार बढ़ा है या घटा है। ये ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, और इस बार ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस बार जीएसडीपी जो है घटा है। तो स्थिर कीमतों पर क्या नेगेटिव इफेक्ट आया है, -6.61%। और प्रचलित कीमतों पर कितना नेगेटिव इफेक्ट है, -4.11। सर क्वेश्चन कैसे आएगा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर पूछ लिया जाए तो -6.61%।
कमी की दर पूछ लिया जाए तो इस माइनस को हटा देना है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी कमी को बता रहा है। समझ में आ गई। और अपन MCQ में देख लेंगे। आपको ये 4-5 फैक्ट इसमें याद रखने हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। इसका जो वीडियो है वो PDF जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, अब एक नई टर्म आजकल चल रही है, उसका नाम है GVA। हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है नहीं पता हो। अगर आपको नहीं पता है, सरल शब्दों में इसको पढ़ना है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ GVA क्या होता है। क्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो तैयार हैं समझने के लिए? चलिए, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। देखिए, मान के चलिए कि गए वर्ष आपके परिवार में कमाऊ भूत 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3। एक व्यक्ति की इनकम 100 रुपये है। सर हमारे तो 100 रुपये थोड़ी कमाते हैं, हम तो 100 रुपये तो सेकंड में कमाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, गणना के लिए आसान रहेगा, ठीक है। पहला व्यक्ति कितना कमाता है? 100 रुपये। दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है? 200 रुपये। और तीसरा व्यक्ति कितना कमाता है? 300 रुपये। समझ में आ गई? आपके घर में 3 व्यक्ति कमाने वाले हैं। पहला 100 कमाता है, दूसरा 200 कमाता है, तीसरा 300 कमाता है, ठीक है, क्लियर। अब इस तो आपके घर की टोटल GDP कितनी हो गई? एक वर्ष में आपके घर ने कितने रुपए कमाया? 3 और 3 600 रुपये कमाए। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है। नया साल आया, आपके घर वालों ने संकल्प लिया कि इस बार मैं 14 पैसे कमाऊंगा। 14 पैसे कमाऊंगा, तो जो पहले वाला व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने कमा लिए 110 रुपये। सर बस 10 रुपये की वृद्धि। अरे 10 रुपये को करोड़ में बदल दीजिए, 110 करोड़। 10 करोड़ तो एक्स्ट्रा मिले ना। लेकिन हम पढ़ने के लिए देख रहे हैं, गणना की आसानी के लिए छोटे आंकड़े लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 200 रुपये कमाने वाला कितना कमाने लग गया? 220। ये अगले साल की बात हो रही है। और 300 रुपये वो कमाने वाला कितने कमाने लग गया? 330 रुपये। बात समझ में आ गई? क्लियर। तो टोटल आपकी इस वर्ष GDP, ये जो GDP है वो तो गए साल की GDP है, ठीक है। अब आने वाली GDP कितनी है? मतलब इस वर्ष की GDP 0, 2, 3, 5 और 1 6 और 6 कितनी है? 660 रुपये। तो बताओ आपकी GDP में वृद्धि हुई या नहीं हुई? सर अंधे आदमी को दिखेगा कि 600 और 660 कितने की वृद्धि हुई भैया? 60 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 60 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 60 रुपये की वृद्धि हुई। बात क्लियर? कोई समस्या है? नहीं है, ठीक है। 60 रुपये की वृद्धि टोटल हुई, तो पहले सदस्य ने कितनी वृद्धि करी? 10 रुपये की। दूसरे सदस्य ने कितनी वृद्धि करी? 20 रुपये की। और तीसरे सदस्य ने कितनी वृद्धि करी? 30 रुपये की। और टोटल वृद्धि कितनी हुई? 60 रुपये की वृद्धि हुई। ये जो वृद्धि होती है ना GDP में, इसी को कहा जाता है GVA। मेरे पास जगह कम है, बीच में लिख रहा हूँ, देख लेना। ये जो वृद्धि होती है ना GDP में, केवल वृद्धि, जब GDP में केवल वृद्धि को लिया जाता है तो इसको कहा जाता है GVA। बात समझ में आ गई? क्लियर। चलिए, अब इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझते हैं। GVA, इसका इंग्लिश है ग्रॉस वैल्यू एडेड। बात समझ में आ गई? ठीक। यानी सकल मूल्य वर्धन। आपको आगे लिख रहा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में ऐसे ही मिल जाएगा आपको, सकल मूल्य वर्धन। अब आप लोग अगर जानते हैं तो जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था, भारत पूरे किसी भी चीज़ की अर्थव्यवस्था के 3 कारक होते हैं: कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। समझ में आ गई? किसी भी इकोनॉमी के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। हमेशा कितने होते हैं? 3। कृषि, उद्योग, सेवा। कृषि वाले को कहा जाता है प्राइमरी, उद्योग वाले को कहा जाता है सेकेंडरी और सेवा वाले को कहा जाता है ट्रेशरी। क्लियर है? तो आप बताइए, किसी की GDP में वृद्धि होगी तो कृषि में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी
उद्योग में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और सेवा में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी। यानी कृषि ने कितना जीडीपी में योगदान दिया, ये उसका जीवीए हो जाएगा। उद्योग ने कितना योगदान दिया, ये उसका जीवीए हो जाएगा। सेवा ने कितना योगदान दिया, ये इसका हो जाएगा जीवीए। जैसे पहले वाला व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले वाले एग्जाम्पल में 10 रुपये का योगदान दे रहा था बढ़ाने में, दूसरा 20 रुपये का, तीसरा 30 रुपये का, तो पहले वाले का कितना परसेंट माना जाएगा, मतलब 10 रुपये का, दूसरे वाले का 20 रुपये का, तीसरे वाले का 30 रुपये का, इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए, यही परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब आप मुझे यहाँ बताइए कि सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का होगा, जीडीपी में जीडीपी को बढ़ाने में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होगा, कृषि उद्योग सेवा में से बताइए किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होगा। सबसे ज़्यादा योगदान होता है सेवा क्षेत्र का, दूसरा कृषि भी आ जाता है और तीसरा उद्योग भी आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला सेवा आना चाहिए, दूसरा उद्योग आना चाहिए, फिर कृषि आना चाहिए, लेकिन ठीक है अपन आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, तो ये देखो मैंने बता दिया कि स्लाइड के माध्यम से भी कि अगर उद्योग में कितने परसेंट वृद्धि हुई, कृषि में वृद्धि हुई, सेवा में वृद्धि हुई, और ये जीवीए कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, जीवीए। अब जैसे जीडीपी 2 मूल्यों पे निकाली जाती है, वैसे ही जीवीए भी 2 मूल्यों पे निकाला जाता है। कौन कौन से सर, पहला तो स्थिर और दूसरा बोलिए प्रचलित। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जीवीए जो होता है परसेंटेज में होता है, तो इसका जो टोटल योग कितना होता है, 100 होता है। तो हो सकता है कभी आपको इसका याद हो, इसका याद हो, इसका भूल जाओ कभी कृषि का, तो 100 में से घटा करके निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज बेस ही तो है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। अपन को अब याद करना है आंकड़ा, अब आपके दिमाग पे जोर पड़ने वाला है कि स्थिर कीमतों पर जीवीए सकल राज्य, जीएसवीए कहेंगे इसको क्योंकि स्टेट आ जाता है ना इसमें, सकल राज्य मूल्य वर्धन बताइए। तो आप बताएंगे कि ये देखिए सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र है। सर आपको कैसे पता, यहाँ कहाँ लिख रहा है, इधर देखिए, इधर कृषि जो है ग्रीन से दर्शा रखा है, उद्योग को लाल से, सेवा को ब्लू से। ठीक है, ग्रीन और तो सबसे ज़्यादा कौन है बताओ, सबसे ज़्यादा सेवा 1 नंबर पर, उससे कम कृषि और उससे कम उद्योग। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि 42.40 तो कितना है, सेवा 42.40। दोस्तों ये रटना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, रटना तो पड़ेगा। और कृषि जो है वो कितना है, 29.45, और उद्योग कितना है, 28.15। क्लियर है, इनको याद रखना पड़ेगा स्थिर कीमतों पर। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड भी आपको याद रख सकते हैं ना, सेवा कृषि उद्योग, ये 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत काम देगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्थिर कीमत पर सेवा क्षेत्र का जीवीए बताइए कितना परसेंट है ना, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि यार सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था मतलब 42 के आसपास होगा, और 29 ये था और 28 ये था। बस इतना सा याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया स्थिर कीमत पर। अब हम पढ़ेंगे प्रचलित कीमत पर। प्रचलित कीमत पर क्रम वही है, क्रम जो है वही है, सेवा कृषि उद्योग। देखिए जो पहले क्रम था ना, ये जो पहले क्रम जो था वही क्रम अब है, क्रम नहीं बदला है, बस थोड़े आंकड़े बदल गए हैं। अभी देखिए ये 45.43 लगभग 45, ये 29.77 और ये 24 हो गया है घट करके। समझ में आ गई बात। तो पहले क्या हो रहा था, ये 42 है, ये 29 है, ये 28 है, और ये घट करके ये हो गया। तो अभी याद रखना ही होगा आपको, अब इसका कोई चारा नहीं है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, वो है प्रति व्यक्ति आय। अभी तक हमने देख लिया कि जीडीपी क्या होती है, कि स्टेट में एक स्टेट की कमाई कितनी हुई, राज्य की कमाई कितनी हुई, इसको कहा जाता है जीडीपी, किसी राज्य की जीडीपी। लेकिन प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कितनी है उसकी व्यक्ति की, उस राज्य में एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, तो ये क्या एक एक को पकड़ पकड़ के पूछा जाता है क्या, नहीं।
क्या किया जाता है मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। अभी तक हमने उदाहरण लिया था कि आपका एक व्यक्ति परिवार का सदस्य 100 रुपये कमाता है, दूसरा व्यक्ति 200 रुपये कमाता है, तीसरा व्यक्ति कितने कमाता है 300 सॉरी, तो टोटल इनका योग कितना हो जाता है 600। तो आप बताइए आपकी घर की जीडीपी कितनी हो गई 600। क्लियर। और घर में सदस्य कितने हैं, कमाने वाले सदस्य ले लीजिए, या फिर मान के चलिए कि आपके घर में 3 सदस्य तो कमाते हैं और 3 सदस्य निर्भर है, तो टोटल कितने सदस्य आ गए आपके घर में 6 सदस्य हो गए। तो आपके घर की जीडीपी और आपके घर के सदस्यों का भाग दे दिया जाएगा, तो जो निकल के आएगा वो 100 रुपये आएगा। यानी ऐसा ही तो लग रहा है कि 6 लोगों का परिवार है जिसकी इनकम साल की 600 रुपये है, तो लगभग ऐसा ही तो लग रहा है कि 100 रुपये एक आदमी कमा रहा है, यही तो हो गया। तो प्रति व्यक्ति प्रति सदस्य इनकम हो गई, और स्टेट के मामले में देख लेंगे तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। ऐसे ही होता है। ऐसे क्या होता है सर कि जो राज्य की आय होती है, राज्य की आय उसमें जनसंख्या का भाग दे देते हैं, कितनी जनसंख्या है, और जो निकल के आता है वो क्या होता है प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति की आय कैसे होगी, मुझे लगता है कि चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी आपको। ठीक है, देखिए तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमत पर। अब देखिए यहाँ एक और देखने वाली बात है कि जीडीपी जो है आपकी, जीडीपी अपन ने देखा कि जीडीपी भी 2 प्रकार की होती है, स्थिर कीमतों पर जीडीपी और प्रचलित कीमत पर जीडीपी। स्थिर कीमत पर आधार वर्ष बताइए क्या है 2011-12, रट लीजिए इसको, ठीक है। हाँ, और तो जो अब जीडीपी में आपने जनसंख्या का भाग लगा दिया, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय निकल गई, तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी 2 प्रकार की होगी, स्थिर और प्रचलित। बताइए कौन सी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस बात है सर प्रचलित ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, रट लीजिएगा इसको। 72,297 रुपये, मतलब सर मतलब अपने राज्य का एक व्यक्ति 72,297 रुपये साल के कमाता है। काय बात कर रहे हो सर, हाँ सही बात कर रहा हूँ। यानी 12 का भाग लगाओ 72 में, 12 छिकी 72, तो लगभग एक व्यक्ति 6,000 रुपये कमाता है महीने के, हैं इतने कम। हाँ 6,000 रुपये व्यक्ति एक एवरेज इनकम निकल रही है, क्योंकि कुछ लोग बेरोजगार हैं, कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उन सबको मिला के लिया गया। ठीक है, चलिए अब प्रचलित कीमत पर कितनी होगी 1,09,386। इन दोनों को रट लेना है, रट इनको मैं सच बता रहा हूँ, आप है ना आपकी टेबल के सामने चिपका दो और दिन रात पढ़ो इसको, किसी ना किसी को बोलो कि मुझसे पूछे। और ज़्यादा रटना नहीं है, साल भर तक याद रखना है, इसलिए आप एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए, टिक करते क्लिक करते आपके दिमाग में सामने आ जाना चाहिए। यानी 72,297 और 1,09,386। ठीक है, तो आपके अगर दिमाग में ऑप्शन आएगा तो आप तुरंत क्लिक कर देना चाहिए। तो स्थिर कीमतों पर प्रचलित प्रति व्यक्ति आय कितनी है 72,297, प्रचलित कीमतों पर व्यक्ति कितनी है 1,09,386। चलिए आगे बढ़ते हैं, नई चीज़। अब देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था इस चार्ट के माध्यम से कि बताइए कोरोना काल में किसी व्यक्ति की आय घटी है या बढ़ी है। सर घटी है, क्योंकि स्टेट की आय भी घटी है, राजस्थान की आय भी घटी है, तो प्रति व्यक्ति आय भी हमारी घटी है, और ये तीर का निशान यही दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आय है प्रति व्यक्ति आय कैसे घटी है। स्थिर कीमतों पे बात करें तो पहले ये गई साल 78,390 थी, अब घट करके 72,297 हो गई है। पहले ये थी 1,15,492 प्रचलित कीमतों पर, और अब घट करके 1,09,386 हो गए हैं। ठीक है, तो ये यूँ भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कथन सत्य है। तो लगभग आय हमेशा आय घटेगी, कोरोना काल में घटेगी, मतलब घटी है, आपको पता ही है। ठीक है,
अगली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पुराने वर्ष के मैंने आंकड़े ले लिए हैं, ठीक है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में राजस्थान में कितना अनाज, चावल, जो ये सब है ना, ये कितना उत्पादन हुआ है, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो 271.33 लाख मेट्रिक टन है। यस 271.33 लाख LMT, 271.33 याद रख लेना है इसको, 271.33 ये 200 तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि 200 ही रह रहा है पूरा। इस बार 71 रहा है, कितना रहा है? 71.33। तो 271.33 आपको याद होना चाहिए, 271.33। अब सर ये भी घटा है क्या? अरे भाई उत्पादन है, इनकम नहीं है। अनाज कितना होगा? अब चूंकि सारे मजदूर कहाँ चले गए थे? खेत में चले गए थे ना, तो इनकम गेहूं का उत्पादन तो बढ़ेगा ना। तो देखो गई बार 265 था, इसका कोरोना पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार कितना हो गया? 271, तो बढ़ गया उत्पादन, क्या हो गया? बढ़ गया, जो कि एक अच्छा संकेत है। यानी 271.33 LMT, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े। मैं ये आंकड़े जो आपको दिखाऊंगा वो रामबाण है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा, वो सारे इंपॉर्टेंट है। मैं जो जैसे मान के चलिए 100 आंकड़े हैं, उनमें से 10 इंपॉर्टेंट है तो 10 ही दिखाऊंगा आपको। अब आप 10 में से भी 2 मत छांट लीजिएगा, बस इतनी कृपा करना, ठीक है? तो आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। चलिए, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है अपना? 271.33 लाख मिलियन टन। यानी खाद्यान्न में सारी चीज़ें आ गई। अगर मंडी में जाएंगे, टोटल मंडियों का अनाज को तोलेंगे आप, तो 271.33 मिलियन टन, वही चीज़ को लिख दिया ग्राफिक्स के माध्यम से, ठीक है। अब ये देखना है कि हमारी ऊर्जा क्षमता कितनी है। अधिष्ठापित ऊर्जा का मतलब हम बिजली कैसे बना रहे हैं। देखो, एक तो बिजली बनती है कोयले से, एक बनती है सौर से, एक बनती है पवन ऊर्जा से, और एक बनती है न्यूक्लियर से, जो रावत भाटा में लग रहा है, परमाणु, है ना, परमाणु से, है ना। तो इन सब से हम कितने किलोवाट के संयंत्र स्थापित कर चुके हैं, इसको बोलते हैं अधिष्ठापित क्षमता। सर समझ में नहीं आया। अरे ऐसे समझ लीजिए कि राज्य में कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है, तो कितने हैं? 21,836 मेगावाट राजस्थान उत्पादन कर सकता है, यानी अधिष्ठापित। ये हमने एस्टेब्लिश कर ली है, इतने पैसे खर्च कर दिए हैं कि 21,836 मेगावाट हम उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये रात तो आपको करना पड़ेगा। एक तो ये आप 271.33 लाख मेट्रिक टन, ये इकाई जरूर याद रखना, लाख मेट्रिक टन है पीछे, ठीक है। और अधिष्ठापित कितनी हो गई? मेगावाट कितनी है? 21,836। ये मैंने आप ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा दिया। अब आगे पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।